आपकी हमारी बेहद गोपनीय जानकारी, निजी जानकारी, जिसको हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, जाने अनजाने में जब वो सार्वजनिक हो जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। अब ये परेशानी नहीं होगी क्योंकि सरकार ने पर्सनल डेटा डिजिटल प्रोटेक्शन बिल को पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। काफ़ी लंबे समय से इस बिल को तैयार किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे साथ हैं खुद अश्विनी वैष्णव जी, जो कि आईटी मिनिस्टर भी हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं और रेल मिनिस्टर भी हैं। लेकिन आज हम लोग, मुझे लगता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर खास फोकस करेंगे, आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर होने के नाते। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि इतने हंगामेदार सत्र के बीच आपने इस बिल को पारित करा लिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस बिल में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आम लोगों की निजी जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रखा जाए और डिजिटल डेटा की जो ज़रूरत है बिजनेसमैन के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, उसको भी ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो इस में कैसे आपने बैलेंस बैठाया इस पूरे बिल में? देखिए, आज 140 करोड़ देशवासी डिजिटल के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया को देश के कोने कोने में, देश के जन जन के पास पहुंचाया है, उसमें इस डेटा प्रोटेक्शन के, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बिल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनके नेतृत्व में एक रोबस्ट लेजिस्लेशन बना है जिससे हमारे 140 करोड़ देशवासियों के पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन का एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क आज बना है। ये पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन का लीगल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो आम लोगों के मन में एक सवाल उठता है। पहला सवाल तो वही उठता है कि हमारे पास जितने सारे मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा सार्वजनिक हो जाते हैं, जिसको हम देना नहीं चाहते, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो क्या इस बिल के लागू होने के बाद अनचाही कॉल से छुटकारा मिल जाएगा? बहुत सारी चीज़ों में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी ऐप्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किस तरह से नागरिकों के पर्सनल डेटा को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, उन सब में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इस बिल से, इस बिल के कानून बनने से और लागू होने के बाद में बहुत सारी कई तरह की जो ऐसी समस्याएं थी वो समाप्त होएगी। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में जो हमारे डेटा चले जाते हैं, कई बार गोपनीय जानकारी, बैंक अकाउंट डेटा, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर चले जाते हैं, आधार चले जाते हैं, तो इन सब पर भी रोक लगी। क्या मान के चलो जब तक हम ना चाहें तब तक ये डेटा हमारा सुरक्षित रहेगा, हमारे पास रहेगा? बिल्कुल। डेटा प्रोटेक्शन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए चाहिए उसी उद्देश्य के लिए यूज़ करें। दूसरा, जिस पर्पस के लिए लिया गया और जितना चाहिए उतना ही डेटा ले। तीसरा, जैसे ही वो पर्पस ख़त्म हो तब उसको डिलीट कर दिया जाए। एक्यूरेसी, डेटा मिनिमाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबल सेफगार्ड्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कानून बनाया गया। इसमें ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे आश्वासन चाहिए कि इस बिल को लागू करने के बाद जो अथॉरिटी, जो बोर्ड बनाया जाएगा, वो इसको पुख्ता तरीके से लागू कर पाएगी। तो इसमें एक सवाल मेरे मन में उठता है कि ये कब तक लागू होगा, बोर्ड कब बनेगा, इसकी कोई टाइमलाइन आपने तय किया है? आपने बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन पे काम चल रहा है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल बाय डिज़ाइन होगा। दूसरा, 4 लेवल्स पे लोगों को अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल करने का मौका मिलेगा। एक तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ग्रीवेंस का रिड्रेसल मैकेनिज्म, फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, उसके ऊपर टीडी सैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो 4 लेवल का प्रोटेक्शन अवेलेबल है इस बिल के माध्यम से। तो आप देखिए, मोदी जी के काम करने के तरीके में जो फाउंडेशन डालते हैं ना, वही इनॉग्रेशन करते हैं। तो काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और देखिए, मैं आज ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि विपक्ष को 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। आज अगर उनको 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार की कहीं पर भी कांग्रेस को, कहीं पर भी यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कुछ चिंता होती तो आज हाउस में रहते, वो डिबेट करते, डिस्कशन करते, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां से भाग जाना उचित समझा। हालांकि विपक्ष की तरफ से मांग ये भी की जा रही थी कि इस बिल को, चूंकि संवेदनशील बिल है, तो इसको आप संसदीय समिति के पास भेजें।
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको देख चुकी है। पिछले कम से कम मेरी जानकारी में 6 वर्ष के ऊपर इसमें ज़बरदस्त डिबेट हुआ है। हमने जब इसमें कंसल्टेशन किया ड्राफ्ट के ऊपर 48 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कशन किया, 38 मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्कशन किया, 23,666 23,666 सजेशंस आए। तो देखो, देशवासियों को अधिकार देना है या जिंदगी भर केवल डिस्कशन ही डिस्कशन करते रहना है? देशवासियों को अधिकार देना हमारी प्राथमिकता है। इस बिल में जब बिल तैयार हो रहा था तो एक मुद्दा बार बार उठ रहा था कि डेटा को भारत में स्टोर करना जरूरी किया जाएगा, विदेशों में डेटा ट्रांसफर पर पाबंदी लगेगी। लेकिन इस बिल में हमें लगता है कि संतुलित रवैया अपनाया गया, या फिर कहें कि थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया गया कि विदेशों में डेटा ट्रांसफर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं रहेगा, उसमें कुछ नरमी की गई है। क्या है वो खास प्रावधान और उसको कैसे लागू करेंगे, उसके मापदंड क्या होंगे? आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मान लो कोई बच्चा कहीं पे एजुकेशन लेने के लिए विदेश गया है जी, उसका जितना भी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ट्रैवल करने के लिए बाहर गया है, उसका कंप्लीट जो बुकिंग, टिकट बुकिंग से लेके, होटल बुकिंग से लेके, पेमेंट से लेके, राइट, आज जितना भी फॉरेन ट्रेड है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उसमें पर्सनल डेटा एक्सचेंज होता है, नहीं होता है। देखो, डिजिटल की दुनिया बाउंड्रीज से डिफाइन नहीं होती है। डिजिटल की दुनिया एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग उसका पैराडाइम है। उस पैराडाइम के हिसाब से कानून बनना चाहिए। फिर हर सेक्टर की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आज जैसे आरबीआई का रेगुलेशन है कि पेमेंट का डेटा लोकलाइज होगा, तो कानून इस तरह से बनाया गया है कि हर एक सेक्टर की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को इस हॉरिजॉन्टल कानून के ऊपर इंडिविजुअल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। इसीलिए बहुत ही रोबस्ट सोच समझ के कानून बनाए। तो इसमें मैं ये मानूं कि जो डेटा है वो कंट्री के हिसाब से तय तो होगा ही होगा, जो ब्लैक लिस्ट बनाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर डेटा के हिसाब से भी उसमें फिल्टर किया जाएगा। फाइनेंशियल डेटा है, जो लोगों के काफ़ी सेंसिटिव डेटा है, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। क्या ये मानूं? रेगुलेशंस हमेशा नुएंस्ड होते हैं, रेगुलेशंस के ग्रेड्स होते हैं। रेगुलेशन इस तरह से बनता है जिससे कि प्रैक्टिकल उस पर्टिकुलर सेक्टर की ज़रूरतों को एड्रेस कर सके, उस हिसाब से रेगुलेशन बनेगा। हाँ, इसमें एक कहा यह जा रहा है कि जो आपने प्रावधान किया है, इसमें एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अगर आप समय दें तो, कि आपने पहले जो ड्राफ्ट में नॉन सेंसिटिव और सेंसिटिव पर्सनल डेटा के बीच में डिफरेंस था उसको ख़त्म कर दिया आपने, और यहाँ तक भी एनसीपीआरआई ने कहा कि आरटीआई एक्ट में भी आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ की है। देखो भाई, सेंसिटिव, क्रिटिकल, जितना भी पर्सनल डेटा है उस सब की वैल्यू है। उसको आप अलग अलग कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अलग अलग कैटेगरी में कैसे आप डाल के कहोगे कि भाई ये डेटा ज़रूरी था, ये पर्सनल डेटा शेयर हो गया तो चलेगा? ऐसे नहीं हो सकता भाई। दूसरा, आरटीआई में केवल लेजिस्लेटिव करेक्शन हुआ है। जिस दिन पुट्टा स्वामी जजमेंट आया उसी दिन ऑटोमेटिकली राइट टू प्राइवेसी लागू हो चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रोनाउंस होते ही राइट टू प्राइवेसी तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट बन चुका है। मैंने पार्लियामेंट में भी डिबेट में कहा है, आप देखिए उस डिबेट को, बहुत स्पष्ट तरीके से एग्जांपल दिया है। मान लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहा जाता है कि डेटा 1, 2, 3, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, आपके एसेट्स का स्टेटमेंट हो गया, कई सारी चीज़ें, उनको पब्लिक किया जाना चाहिए तो पब्लिक किया जाएगा। आरटीआई एक्ट के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शन था राइट टू प्राइवेसी का, उस करेक्शन को किया। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके पास समय काफी कम है, सर आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल से हटकर होगा थोड़ा सा, कि जिस तरीके से लैपटॉप, टैब जैसी चीजों के इंपोर्ट पर तुरंत रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, फिर अचानक से टाइम दिया गया, तो आपको लगता है कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, अब सरकार इस पर सोच समझ के फैसला लेगी? देखो, बहुत लंबे टाइम से जितने भी आईटी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुए। कम से कम 8-9 महीने तो डिस्कशंस डिटेल्ड हुए। उससे पहले भी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुए थे। पीएलआई में ऑलरेडी 44 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है।
ऑलरेडी सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गई है और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो लोग भी रेडी है। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी में फैसले की बात नहीं थी। इसमें जो इंडस्ट्री के साथ बातचीत के साथ तय हुआ है वही किया जा रहा है और कोई डिस्ट्रप्शन होने की बात नहीं है। एक क्लियर ट्रांजिशन पीरियड पहले से भी प्रस्तावित था और अब एकदम क्लियरली उसको नोटिफिकेशन में ले आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।